नेपाल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात एक सरकार गिर गई। ये कहानी है एक पूरी पीढ़ी की, जेन ज़ी की, जिन्होंने सोशल मीडिया की ताकत से एक ऐसी क्रांति खड़ी कर दी जिसने देश की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब कैसे कुछ ही दिनों में युवाओं का गुस्सा एक ऐसे तूफान में बदल गया कि देश के प्रधानमंत्री तक को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी हलचल से होती है। यहाँ भी इस कहानी की शुरुआत हुई एक डिजिटल फैसले से, जिसने सचमुच पूरे देश में आग लगा दी। तो हुआ ये कि नेपाल सरकार ने अचानक बिना कोई खास वार्निंग दिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ताला लगा दिया। हाँ, सही सुना आपने, पूरे 26। और ये कोई छोटे मोटे ऐप्स नहीं थे। हम बात कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब की। ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जो नेपाल के युवाओं के लिए सिर्फ ऐप्स नहीं थे, वो उनकी आवाज़ थे, उनकी दुनिया थे। और सरकार ने एक झटके में जैसे उस दुनिया का स्विच ही ऑफ कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद तो कहीं और जमा हो रहा था, और वो गुस्सा वो किसी और ही बात को लेकर सुलग रहा था। और वो बारूद था नेपो किड्स का मुद्दा। ये शब्द उन राजनैतिक परिवारों के बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी का दिखावा करते थे। महंगी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियां, डिजाइनर कपड़े। और ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये गहरा घाव कुरेद रही थीं। और यहीं पर हमें दो अलग अलग नेपाल की तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ नेपो किड्स की चमचमाती दुनिया, और दूसरी तरफ देश का आम युवा जो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से लड़ रहा था। ये सिर्फ लाइफस्टाइल का फर्क नहीं था, ये एक चुभने वाली सच्चाई थी जिसने गुस्से को और भड़का दिया। तो जाहिर है ये गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स में कैद नहीं रह सकता था। ये उबलकर काठमांडू की सड़कों पर आ गया, और यहीं से एक बहुत बड़े युवा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रदर्शन करने वालों का नारा एकदम साफ और सीधा था। वो कह रहे थे कि असली प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं, बल्कि देश में जड़ जमा चुका भ्रष्टाचार है। और यही नारा पूरे आंदोलन की आत्मा बन गया। और आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितनी तेजी से बदले। पहले दिन बैन की घोषणा हुई, और देखते ही देखते सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा देश विरोध की आग में जल रहा था। लेकिन जब युवाओं ने शांति से अपनी आवाज उठाई, तो सरकार की प्रतिक्रिया बेहद सख्त थी और हिंसक भी। शांति से अपनी बात रख रहे युवाओं का सामना हुआ आंसू गैस और रबर की गोलियों से। सड़कों पर तनाव बढ़ता गया, शहरों में कर्फ्यू लगा दिए गए, बाजार बंद हो गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। हिंसा की आग इतनी फैली कि सार्वजनिक इमारतों तक में आग लगा दी गई। इस हिंसा और बढ़ते जनाक्रोश के बाद सरकार पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उसे झेल ही नहीं पाई। सत्ता की नींव हिल चुकी थी और अब अंत नजदीक था। और आखिरकार हुआ वही जिसका अंदेशा था। युवाओं के इस जबरदस्त आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ये जेन ज़ेड की सड़कों पर उतरी उस पीढ़ी की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नेपाल में हुई इस क्रांति के मायने सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक बहुत जरूरी संदेश देती है। तो देखिए, यहां से तीन बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली कि एक एकजुट युवा आवाज में कितनी ताकत होती है, वो किसी भी सिस्टम को चुनौती दे सकती है। दूसरी, नेपो किड्स का मुद्दा सिर्फ दिखावे का नहीं था, ये असल में गहरी असमानता और भ्रष्टाचार का एक पावरफुल सिंबल बन गया। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र के लिए बोझ नहीं, बल्कि उसकी जीवन रेखा है। ये कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ सत्ता में बैठे लोग नहीं लिखते। इतिहास वो लोग भी लिखते हैं जो सवाल करते हैं, जो आवाज उठाते हैं। जैसा कि कहा गया, देश सर्वोपरि है, आवाज हमारी है, बदलने का अधिकार हम सबका है।